सभी का आज की YouTube क्लास में मैं राहुल सिंह स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी तक जो अपना टॉपिक चल रहा था उसके अंतर्गत अपनों ने सभ्यताओं के बारे में जानकारी ली और सभ्यताओं के अंतर्गत अपनों ने कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ा। और कालीबंगा सभ्यता के बारे में जितनी अपनों ने दोस्तों जानकारी ली, मुझे नहीं लगता कि वहां से एक भी क्वेश्चन अब बाहर जाने वाला है, क्योंकि मैंने आपको सारा ही मैटर वहां का सभ्यताओं से रिलेटेड दे चुका हूं। क्योंकि दोस्तों आज के क्या एग्जाम में क्या होता है कि कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है जो अपनों ने शायद नहीं पढ़ा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको अब पढ़ने की कहीं से, मेरे जो नोट्स अगर आपने साथ में बनाए हैं और नोट्स अगर बना रहे हो तो ये नोट्स आपको सभ्यताओं से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होने देगा। तो दोस्तों अब जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अपना आहड़ सभ्यता। तो दूसरी सभ्यता हेडिंग डाल दीजिए दोस्तों, आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता। और आहड़ सभ्यता दोस्तों अपने को पता है आहड़ सभ्यता कहां पर है, तो ये है आपकी आहड़ सभ्यता उदयपुर। उदयपुर में आहड़ सभ्यता है। किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, तो ये अपनी जो बेड़च नदी जिसे आयड़ नदी कहा जाता है उस नदी के किनारे, बेड़च सॉरी नदी कौन सी है, बेड़च या आयर। बेड़च या जो आयर नदी है उस नदी के किनारे यह सभ्यता विकसित हुई है। और यहां से जो इस सभ्यता से जो जानकारी मिलती है वो क्या मिलती है, तो यहां से ताम्रयुगीन और लोहयुगीन सभ्यता के बारे में यहां से क्या मिलती है जानकारी। तो यहां से क्या याद रखना दोस्तों, मुख्य इंपॉर्टेंट लाइन यहां से ताम्र व लोह युगीन सभ्यता की जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था। यहां से इसका अन्य नाम यानी प्राचीन नाम, ये आहड़ सभ्यता के कुछ प्राचीन नाम हैं, उस प्राचीन नामों के, और ये कहां पर स्थित है उदयपुर में, तो ये आपका जो उदयपुर के अंतर्गत दुलकोट है वहां पर स्थान है। तो लिख दो यहां पर स्थान भी, दुलकोट। दुलकोट के यहां पर, और इसके उपनाम या प्राचीन नाम दोनों आपके, तो इसके पहले प्राचीन नाम, प्राचीन नाम में क्या आता है, ताम्रवती नगरी, दूसरा आपका दोस्तों आगाटपुर, और तीसरा आपका दोस्तों आगाट दुर्ग। ये इसके क्या थे, प्राचीन नाम। अब आते हैं इसके उपनाम। तो उपनाम में क्या आएगा दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है, बनास संस्कृति, दूसरा आपका आहड़ संस्कृति, और तीसरा आपका ये बस यही उपनाम, बनास संस्कृति और आहड़ संस्कृति। अगर आपसे यहां पर पूछ लिया जाए कि इसे बनास संस्कृति और आहड़ संस्कृति के बारे में जो जानकारी दी है यानी ये किसने कहा है, तो यहां पर एक व्यक्ति का नाम याद रखना दोस्तों, और उस व्यक्ति का नाम याद रखोगे धीरज लाल। धीरज लाल सांकलिया, धीरज लाल सांकलिया के द्वारा इसे उपनाम दिए गए दोस्तों। तो ये था इसके बारे में। और इस सभ्यता को एक और नाम से जाना जाता है, इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे मृतकों का टीला, इसे मृतकों का टीला भी कहते हैं।
इसे मृतकों का टीला भी कहते हैं। अब बात आती है यहां पर उत्खनन करता। तो दोस्तों यहां पर उत्खनन जो हुआ है वो 4 बार हुआ है और 4 बार चारों जनों ने, अलग अलग लोगों ने यहां पर उत्खनन का कार्य किया है दोस्तों। तो अब लिखेंगे अपन, अगला जो पढ़ेंगे उसके अंतर्गत पढ़ेंगे उत्खनन। उत्खनन करता। तो यहां पर उत्खनन करता 4 चरण। पहला लिखना है आपको। पहला जो व्यक्ति था वो कौन था जिसके द्वारा उत्खनन किया गया? तो यहां पर थे पंडित अक्षय कीर्ति व्यास। इनके द्वारा कब किया गया? तो 1953 ईस्वी में। पंडित अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा कब किया गया? 1953 ईस्वी में। दूसरा आरसी अग्रवाल के द्वारा, इनका द्वारा 1954 ईस्वी में। तीसरा आपका वीएन मिश्र और दूसरे थे आपके धीरज लाल, एचडी सागलिया। वीएन मिश्र और एचडी साकलिया। इनके द्वारा कब किया गया दोस्तों? तो इनका 1961-62 1961-62। और अंतिम आपका चौथे थे आपके विजय कुमार और एक और थे पीसी चक्रवर्ती। इनके बारे में जो समय है वो बाद का समय आता है, लेकिन इसके बारे में समय की कहीं जानकारी नहीं मिल पाई है दोस्तों, तो इसी वजह से। तो यहाँ पर जो उत्खनन का कार्य हुआ था 4 चरणों में हुआ है। पहली बार जो किया था वो पंडित अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा 1953 में किया गया, फिर आरसी अग्रवाल के द्वारा 1954 ईस्वी में, फिर वीएन मिश्र के द्वारा और एचडी सागलिया के द्वारा 1961 से 62 में, और फिर विजय कुमार और पीसी चक्रवर्ती के द्वारा कब? उसके समय नहीं है। तो इनके द्वारा उत्खनन का कार्य किया गया। अब जो अपन हेडिंग डालेंगे वो करेंगे अपन विशेषता। तो अगला जो डालेंगे आप हेडिंग डाल दीजिए विशेषता। विशेषता में वही दोस्तों, क्या क्या यहां से खुदाई से मिला है, क्या क्या वस्तुएं यहां से मिली है, क्या क्या यहां पर मिला है। तो यहां पर लिखिए पहला आहड़ सभ्यता के सबसे पहले बात आती है स्तर। पहला आहड़ सभ्यता के स्तर। आहड़ सभ्यता के स्तर, इसमें पहला स्तर स्फटिक पत्रों की उपलब्धता। क्या? स्फटिक स्फटिक पत्थरों की अधिकता। दूसरी बात आती है आपकी लोह कांस्य व लोहे कांसे, लोहे कांसे व तांबे के उपकरण। लोहे कांसे व तांबे के उपकरण। तीसरा आपका मृदभांड के प्रमाण। मृदभांड के प्रमाण। तो ये यहां से आहड़ सभ्यता के स्तर थे, यानी यहां से स्फटिक पत्थरों की अधिकता के कारण यहां से स्फटिक पत्थरों के औजार मिले, यानी पत्थरों के औजार मिले। लोहे कांसे व तांबे के उपकरण, यहां से लोहे और कांसे और तांबे के भी उपकरण मिले। मृदभांड के प्रमाण, यहां से चित्र किए हुए क्या मिले हैं? मटके मिले हैं, यानी यहां से मटकों के, यहाँ और भी जो भी मिट्टी के बने हुए जो होते हैं बर्तन, वो यहां से प्राप्त हुए हैं। तो ये विशेषता में पहली विशेषता हुई। इसके बाद में आते हैं अपन दूसरी विशेषता। दूसरी विशेषता में दोस्तों
दूसरी स्थिति में याद रखना, आहार से मकान जो मिले, यहां से जो मकान, यहां से मकान, यहां से जो मकान मिले हैं वो किसके बने हुए मिले हैं? तो यहां से मकान कच्ची ईंटों के, यहां के जो मकान मिले हैं वो कौन सी ईंटों से बने हुए हैं? कच्ची ईंटों के बने हुए मकान मिले हैं। और इसके अलावा मकान आयताकार मिले हैं, मकान आयताकार, यानी मकान की जो बनावट थी वो आयताकार थी और कच्ची ईंटों के बने हुए थे। इसके अलावा यहां पर सामूहिक भोजन की व्यवस्था के प्रमाण मिले। यहां से सामूहिक भोजन की व्यवस्था के क्या मिले हैं? प्रमाण मिले हैं। कैसे सामूहिक भोजन की व्यवस्था? कैसे? यानी एक ही जगह बैठकर क्या बनाया जाता था? सबका भोजन बनाया जाता था, उसके भी यहां से प्रमाण मिले हैं। एक घर से, एक मकान से 6 चूल्हे एक साथ मिले। कितने चूल्हे? 6 चूल्हे एक साथ मिले हैं। अगली बात, एक चूल्हे पर महिला की हथेली का निशान मिला है। यानी यहां से एक चूल्हा मिला है जिसके ऊपर महिला की हथेली का क्या था? निशान बना हुआ था, तो यहां से वो मिला है। तो ये थे। इसके अलावा आगे देखते हैं, यहां से बिना हत्थे का जलपात्र मिला है। बिना हत्थे का जलपात्र मिला है, यानी कोई बिना हत्था था वो उस प्रकार का एक पात्र मिला है जो जल भरने के काम आता था। और यह जो पात्र मिला है जलपात्र, ये कहां का था? तो ये ईरान व बलूचिस्तान से संबंधित हैं। यानी ईरान और बलूचिस्तान से संबंधित, ईरान और बलूचिस्तान से संबंधित है। यहां से 8वां आपका, यहां से गोरे व कोठे मिले। क्यों उपयोग में लिया जाता था इसमें? तो अनाज के लिए, अनाज भरने के लिए, अनाज भरने के लिए इन गोरे व कोठे का प्रयोग किया जाता था दोस्तों। क्योंकि इनके प्रयोग से ही क्या किया जाता था, यहाँ पर अनाज भरने के जो साधन थे वो गौरे। आपने देखा होगा पुराने मकान जब बने हुए होते वहाँ पर एक बड़े बड़े मिट्टी के कोठे बने हुए होते जिनके अंदर अनाज भर दिया जाता और नीचे से एक छोटा सा इतना बड़ा छेद होता जिसके अंदर कुछ न कुछ ढक्कन वक्कन ऐसा लगाया जाता। पुराने समय में मैंने देखा है, उस हिसाब से तो मैंने देखा है कि वहाँ पर अपने मक्की जो होती है, मक्की के डुंडिये जो होते हैं ना, वो सारे लगाए हुए होते, जिससे कि उनका दरवाजा, जब भी अपने को गेहूं वगैरह कुछ निकालना होता तो वहां से वो दान गेहूं जो भी होता था उस समय फसल मक्का वगैरह, तो वो निकालने के लिए डुंडिया निकाला और वहां से वो निकलने लग जाते थे। तो उस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता था। और गोरे और कोठे जो बनते थे वो किसके बनते थे? मिट्टी प्लस गोबर दोनों के मिक्स में बनते थे, जिससे कि दान क्या नहीं होता था, सड़ता नहीं था। आज के टाइम में देखा होगा अपन तो किसमें भर देते हैं, आजकल तो चद्दर की वो पलंग पेटियां वगैरह या ड्रम लेके आ जाते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं। उस समय वो नहीं थे, उस समय इनके अंदर भरा जाता था। अगली लाइन,
नवा पॉइंट, यहां से 6 तांबे, यहां से 6 तांबे से निर्मित यूनानी मुद्राएं एवं 3 मोहरे, कितनी? 3 मोहरे, 3 मोहरे प्राप्त हुई। यानी यहां से 6 तो तांबे से निर्मित यूनानी मुद्राएं और 3 मोहरे प्राप्त यहां से हुई हैं। कहां से? आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुई हैं दोस्तों। और इसके अलावा यहां पर जो मोहरे प्राप्त हुई हैं दोस्तों, याद रखना, यहां पर जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, इन मुद्राओं के ऊपर क्या था? मुद्राओं के ऊपर 10वां पॉइंट आपका, इन मुद्राओं पर एक तरफ त्रिशूल, एक तरफ त्रिशूल और दूसरी तरफ क्या था? अपोलो का चित्र, अपोलो का चित्र मिला है। इन मुद्राओं पर एक तरफ त्रिशूल और दूसरी तरफ अपोलो का चित्र मिला है। तो ये यहां से मिला है, तभी जाके क्या हुआ है आपका इन बारे में पता चला। अपोलो इनके देवता माने जाते हैं, उस समय अपोलो को देवता मानते थे। और यहां से क्या मिले हैं? यहां पर लेख लिखा हुआ था। तो यहां पर इन सिक्कों के ऊपर क्या लिखा हुआ है? 11वां, यहां पर मिली मुद्राओं पर यूनानी में लेख लिखा गया है। तो ये तो हो गया यहां के बारे में छोटी मोटी जानकारी हो गई। और इसके अलावा यहां के थोड़ा उद्योग धंधों के बारे में देख लेते हैं कि यहां पर कौन कौन से उद्योग चलते थे। तो हेडिंग डालिए इसके अंदर ही, आर्य सभ्यता में उद्योग, उद्योग क्या था यहां पर? तो उद्योग में दोस्तों याद रखना, यहां के लोगों, पहला आपका यहां के लोगों का सबसे बड़ा उद्योग क्या था दोस्तों? सबसे बड़ा उद्योग तांबे का था। सबसे बड़ा उद्योग तांबे का था। दूसरा आपका ये तांबे के उपकरण, ये तांबे के उपकरण और तांबे के अस्त्र, यह तांबे के उपकरण और तांबे के अस्त्र शस्त्र बनाते थे। अस्त्र शस्त्र बनाते थे। तीसरा, ये तांबे के कुल्हाड़े, ये तांबे के कुल्हाड़े बनाते थे। और अंतिम आपको तांबे को गलाने की यहां से क्या मिली है? तांबे को गलाने की बट्टियां। यहां से तांबे गलाने की, पहला यहां के लोगों का सबसे बड़ा उद्योग तांबे का था। यह तांबे के उपकरण और तांबे के अस्त्र शस्त्र बनाते थे। अस्त्र और शस्त्र, ये तांबे के कुल्हाड़े बनाते थे,
ये तांबे के क्या बनाते हैं, तांबे को गलाने की बटियां यहां से मिली, यानी तांबा पर गलाने का कार्य भी यहां पर किया जाता है, क्योंकि यहां पर तांबा गलाने की बड़ी बड़ी बटियां मिली हैं। तो ये बात हो गई। अगला 12वां पॉइंट तो ये हो गया। अब 13वां पॉइंट, यहां से और क्या मिला, यहां पर बेल की आकृति, यहां पर बेल की आकृति है जो टेराकोटा पद्धति से निर्मित है। यहां पर एक टेराकोटा पद्धति से निर्मित एक बेल की आकृति भी मिली है जो मिट्टी की बनी हुई है, यानी टेराकोटा पद्धति के द्वारा इसको बनाया गया, तो वो यहां से मिली है। 13 के बाद 14वां पॉइंट, आपके पुरातत्ववेत्ता जो होते हैं, वेता इस मूर्ति को, किसकी मूर्ति को, बेल की मूर्ति को बनासियल बूल की संज्ञा लेते हैं। बनासियल बूल की संज्ञा, बनासियल बूल की क्या देते हैं, यहां पर संज्ञा देते हैं दोस्तों। इसके अलावा 15वां पॉइंट, यहाँ के लोगों को अगर जब दफनाते थे, यानी मृत्यु हो जाती किसी व्यक्ति की, तो मृत्यु होने के बाद में उस व्यक्ति को कपड़ों और आभूषणों के सहित इसको दफनाया जाता। यहां पर शव को कपड़ों व सहित दफनाया जाता था। तो ये बात थी इसकी, अपनी किसकी, आहड़ सभ्यता की बारे में जानकारी यहां से पता चलती है दोस्तों। और दोस्तों और आगे देखते हैं अपन, और देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं अपन, यहां पर जाता था। अगला 16वां पॉइंट, 16वां पॉइंट दोस्तों, यहां से चक्रकूप पद्धति मिली है। यहां से चक्रकूप पद्धति मिली, यहां से चक्रकूप पद्धति मिली है दोस्तों। तो दोस्तों ये था अपना, इसके बारे में एक पॉइंट और देख लेते हैं, इसके आगे एक पॉइंट और देख लेते हैं दोस्तों। मैंने आपको अभी बताई थी चक्रकूप पद्धति। चक्रकूप पद्धति क्या होती है दोस्तों, यहां पर सबसे बड़ी बात होती है चक्रकूप पद्धति, मैंने अभी आपको बताई। चक्रकूप पद्धति क्या होती है दोस्तों, ये एक वैज्ञानिक पद्धति क्या है, यह एक वैज्ञानिक पद्धति। इसमें होता क्या है कि जब भी मकानों के अंदर क्या भर जाता था, पानी भर जाता था, तो पानी भर जाने के बाद में यहाँ पर क्या करते, एक खड्डा खोदते, और खड्डा खोदने के बाद में उसके अंदर क्या करते थे, मिट्टी के भरकर, सूखी मिट्टी के जो मटके जो होते थे उनके अंदर मिट्टी भर दी जाती और उस गड्ढे में डाल दी जाती, जिससे कि वो मिट्टी जो होती थी उस पानी को सोख लेती, और सोखने के बाद में उन मटकियों को वापस वहां से निकाल कर कहाँ रख दिया जाता, बाहर रख दिया जाता। इस प्रकार से वहां पर, यानी ये अपना मकान हो गया और इसके अंदर पानी भर गया यहाँ पर, तो ये यहाँ पर क्या करते थे, एक खड्डा खोदते, और खड्डा खोदकर इस खड्डे के अंदर क्या करते, ऐसे मटकियां रखते।
जिससे कि मटकियों में क्या भरा हुआ होता था, मिट्टी भरी हुई थी, जिसकी वजह से वो पानी सोख लेती और इनको बाहर जाकर वापस निकाल कर बाहर रख दिया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर पानी सोखने की पद्धति थी। तो ये क्या थी, चक्रकूप पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति थी जो पानी सोखने के काम आती थी, जो पानी सोखने की क्या होती थी, काम आती थी। यहां से खेती के साक्ष्य मिले हैं, तो यहां से फसलों के साक्ष्य मिले हैं, यहां से चावल, किसके, यहां से चावल और ज्वार, साक्ष्य मिले हैं। चावल और ज्वार के साक्ष्य मिले हैं। यहां के लोग, एक बात और दोस्तों, यहां के लोग रंगाई और छपाई के व्यवसाय से परिचित थे। यहां से क्या याद रखना दोस्तों, यहां के लोग रंगाई छपाई के कार्य से परिचित थी। तो ये था दोस्तों अपनी आहड़ सभ्यता, जिसके बारे में अपनों ने यहां पर थोड़ी सी जानकारी ली। ये यहां से पता चलता है कि यहां पर इस सभ्यता के बारे में ये कार्य था। यहां पर एक बार वापस देख लेते हैं दोस्तों आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता उदयपुर नदी, बेड़च या आहड़ नदी किनारे, यहाँ से ताम्र व लोहे युगीन सभ्यता की जानकारी मिलती है। स्थान धूलकोट, धूलकोट जो है उदयपुर का स्थान है, वहां से ये मिली है। प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी, आगाटपुर या आगाट दुर्ग कहते थे। इसका उपनाम बनास संस्कृति या आहड़ संस्कृति कहते हैं। इसे मृतकों का टीला भी कहते हैं, इसे मृतकों का टीले वाली संस्कृति भी कहते हैं। इसका एक नाम और ये नाम जो दिए थे ये धीरज लाल सांकड़िया के द्वारा दिए गए। दूसरी बात, उत्खननकर्ता पंडित अक्षर कीर्ति व्यास ने 1953 में की, आर.सी. अग्रवाल ने 1954 ईस्वी में, वी.एन. मिश्र व एच.डी. सागले ने 1961-62 में और विजय कुमार और पी.सी. चक्रवर्ती ने भी इसकी उत्खनन का कार्य किया। अगला विशेषता, आहड़ सभ्यता के स्तर। यहाँ से स्फटिक पत्थरों की अधिकता मिली है, लोहे कांसे व तांबे के उपकरण मिले, मृदबाण के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से मकान मिले हैं जो कच्ची ईंटों के बने होते थे, मकान आयताकार मिले हैं। यहाँ पर सामूहिक भोजन की व्यवस्था के प्रमाण मिले हैं। एक मकान से 6 चूल्हे एक साथ मिले हैं। यहाँ से एक चूल्हे पर महिला की हथेली का निशान मिला है। यहाँ से बिना हत्थे का जलपात्र जो ईरान व बलूचिस्तान से संबंधित रखता था वो यहाँ से प्राप्त हुआ है। गोरे व कोठे मिले हैं जो अनाज बनने के लिए काम आते थे। यहाँ से 6 तांबे से निर्मित यूनानी मुद्राएं एवं 3 मोहरे प्राप्त हुई, यानी यहाँ से मुद्राएं और मोहरे प्राप्त हुई हैं दोस्तों। इन मुद्राओं पर एक तरफ तो त्रिशूल और दूसरी तरफ अपोलो का चित्र मिला है, जो यूनानी देवता थे अपोलो, उनका यहाँ से क्या मिला है, चित्र मिला है। यहाँ पर मिली मुद्राओं पर यूनानी में लेख लिखा गया, यूनानी भाषा में एक यहाँ पर जो मुद्राएं मिली उसके ऊपर लेख लिखा गया है। अगला उद्योग, यहाँ के लोगों का सबसे बड़ा उद्योग तांबे का था। ये तांबे के उपकरण और तांबे के अस्त्र शस्त्र बनाते थे। ये तांबे के कुल्हाड़े बनाते थे, तांबे को गलाने की बट्टियां या मल्ली हैं। यहाँ पर बेल की आकृति है जो टेराकोटा पद्धति से निर्मित थी। पुरातत्ववेत्ता इस मूर्ति को बनासियल बुल की, किसको, बेल की आकृति की मूर्ति जो है उसको बनासियल बुल की संज्ञा देते थे। यहाँ पर शव को कपड़ों व आभूषणों सहित दफनाया जाता था और यहाँ से चक्रकूप पद्धति मिली है। तो ये था दोस्तों आपका आहड़ सभ्यता के बारे में एक जानकारी। लगभग आपकी आहड़ सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा मैटर आपको मैं यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर दे चुका हूँ दोस्तों। तो आपको आपकी यह आज जो क्लास हुई है मेरी, ये क्लास कैसी लगी इसे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा दोस्तों। इसी के साथ में दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।